राजधानी ईटानगर में पूर्व मुख्यमंत्री पेमा खांडू को एक बार फिर बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वो एक और कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब पेमा खांडू राज्यपाल केटी पारनेलक से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। भारत सरकार ने नैनीताल जिले की तहसील कोशा कोटौली का नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय जनता और बाबा नीम करौली महाराज के भक्तों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि बीजेपी 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। आपको बता दें कि सबसे बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या में लगा। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम किया है। मोदी जी देश के गरीबों के लिए काम नहीं करते। यही कारण है कि फैजाबाद सीट से बीजेपी को हार मिली है। नसरुद्दीन शाह अपने बयानों के लिए हमेशा से चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने लोकसभा चुनाव के नतीजे और एनडीए सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी दिन पीएम मोदी को टोपी पहने देखना चाहेंगे। दरअसल नसरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं किसी दिन मोदी को टोपी पहने देखना चाहता हूं, जो मुसलमानों को ये संकेत देगा कि मोदी की उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल 8 जून से अनशन पर बैठे हुए हैं। जालना के अंतरावली सराटी में आज उनके अनशन का 5वां दिन है। इस दौरान लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है। बिगड़ती सेहत को देखते हुए जरांगे पाटिल डॉक्टरों की सलाह पर इलाज के लिए तो राजी हो गए हैं, लेकिन अपनी मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं। जरांगे के इस अनशन से एक बार फिर राज्य सरकार की टेंशन बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 नए विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, जिसमें कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 2 विधायक शामिल हुए हैं। शपथ समारोह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा परिसर में ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस के कई विधायकों ने हिस्सा लिया। अभी एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे खत्म हुए कुछ दिन बीते भी नहीं हैं कि दूसरे चुनाव को लेकर अब यूपी में सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। आपको बता दें कि यूपी में जिन विधायकों ने इस बार सांसदी जीती है, उनकी सीटों पर जल्द ही आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है। तो वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी भी खतरे में नजर आ रही है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर कैटेगरी के एडेड स्कूलों में टीचर्स की भर्ती 3 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी पूरी नहीं हो सकी है, जिसके चलते लिखित परीक्षा में पास 22,000 से ज्यादा परेशान अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और सीएम योगी आदित्यनाथ से जल्द कट ऑफ जारी कर नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक आरबीआई की बैलेंस शीट में तगड़ी उछाल आई है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को सालाना आधार पर अच्छी कमाई हुई है। 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, जिसके नतीजों में एनडीए की सरकार चुनी गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। इन्हीं में से एक हैं तेलुगु देशम पार्टी के पेम्मासानी चंद्रशेखर, जो इस सरकार में सबसे अमीर मंत्री भी हैं। इनके पास कई लग्जरी कारें भी हैं।